प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक संप्रभुता के अंतर्गत संप्रभुता का निवास तथा संप्रभुता के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। संप्रभुता के अधिवास से तात्पर्य संप्रभुता के निवास की खोज करना है, अर्थात किस व्यक्ति समूह या संस्था द्वारा राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करना है। इस क्रम में निम्न धारणाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला है, निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था में संप्रभुता राजा या राज्य में निहित होती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य व राजा को पर्यायवाची ही माना जाता था। जैसा कि फ्रांस का लुई 14वां कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ, आई एम द मोनार्क। दूसरा, प्रजातंत्रीय शासन में राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, इसलिए संप्रभुता जनता में निवास करती है, जिसे जन संप्रभुता कहते हैं। इस विचारधारा का समर्थन सर्वप्रथम रोमन विचारक सिसरो के द्वारा किया गया, जिसका समर्थन कालांतर में रूसो के द्वारा किया गया है। वर्तमान में यह प्रजातंत्र का प्रमुख लक्षण माना जाता है। तीसरा है, कुछ विचारकों की मान्यता है कि देश के सर्वोच्च कानून का निर्माण करने वाली सभा ही संप्रभु है, इसलिए संप्रभुता का अधिवास संविधान सभा या विधानमंडल में हो सकता है। संप्रभुता के अधिवास से संबंधित उपर्युक्त सभी धारणाएं सही होते हुए भी वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान में निरंकुश राजतंत्र का अस्तित्व ही नहीं है। जनता असंगठित व विभिन्न वर्गों में विभाजित होती है। संविधान सभा वैधानिक संप्रभु का प्रतीक है, राजनीतिक संप्रभु का नहीं, और विधानमंडल एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था नहीं होती। इसलिए गैटिल का यह कहना सही प्रतीत होता है कि संप्रभुता विधि निर्माण में सहायक सभी संस्थाओं में निवास करती है। गैटिल ने इन संस्थाओं का विभाजन निम्नलिखित रूप में किया है। पहला है व्यवस्थापिकाएं, वे सभी प्रतिनिध्यात्मक संस्थाएं जो राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर कानून का निर्माण करती हैं। दूसरा, न्यायालय औचित्य के आधार पर निर्णय देकर कानून के निर्माण में सहयोग करते हैं। तीसरा, कार्यपालिका अध्यादेश जारी करके कानून की आपूर्ति करती है। चौथा, निर्वाचक मंडल लोक निर्णय व आरंभक के द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पांचवा, सम्मेलन व सभाएं संविधान में परिवर्तन या नवीन संविधान बनाकर शासन संचालन से संबंधित कानून का निर्माण करते हैं। गैटिल ने इस अवधारणा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लोक संप्रभुता, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता सभी को समाहित कर लिया गया है, इसलिए इसी को संप्रभुता के आविष्कार से संबंधित सर्वमान्य अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। संप्रभुता के लक्षण क्या हैं? पहला है मौलिकता। मौलिकता संप्रभुता का वास्तविक गुण है, क्योंकि यह प्रदत्त नहीं बल्कि अर्जित होती है, अर्थात संप्रभुता की शक्ति न तो पैदा की जा सकती है, न ही किसी दूसरे के द्वारा प्रदान की जा सकती है, बल्कि वह अपनी स्थिति का आधार स्वयं होती है। दूसरी है पूर्णता या निरंकुशता। संप्रभुता अपने आप में परिपूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि वह आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च होती है। उसकी यह सर्वोच्चता ही उसकी निरंकुश स्वरूप को निर्धारित करती है। तीसरी विषय लक्षण है स्थायित्व। संप्रभुता की प्रकृति स्थायी होती है, अर्थात यह अनिवासी है। एक बार अस्तित्व में आने के बाद उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। राज्य मृत हो गया है, राजा चिरायु हो। ब्रिटेन में इस मान्यता का निर्धारण इसी आधार पर किया गया है, अर्थात नश्वर शरीर वाला राजा नाशवान है, लेकिन राजमुकुट रूपी राजा कभी नहीं मरता। इसलिए गिलक्राइस्ट ने कहा है, राजा या राष्ट्रपति के पास सरकार में केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, इसमें राज्य के अविरल प्रवाह से कोई रुकावट नहीं होती। चौथा लक्षण है सर्वव्यापकता। एक निश्चित क्षेत्र में जिसे राजनीतिक समाज की संज्ञा दी जा सकती है, इसमें संप्रभुता सर्वव्यापी होती है, सभी जगह मौजूद होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, समूह, संस्था और संगठन इसके निर्णयों के द्वारा
नियंत्रित किए जाते हैं और अवहेलना की स्थिति में दंडित होने के अधिकारी भी होते हैं। विभिन्न देशों में विदेशी राजदूतों को इसके अपवाद में माना गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर प्रत्येक देश का हर एक देश में अपने नियमों के आधार पर दूतावास खोलने और संचालित करने की सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए इससे संप्रभुता की सर्वव्यापकता पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा है अपरित्याज्यता, मतलब इसको परित्याग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता अपरित्याज्य होती है, अर्थात कोई भी राज्य संप्रभुता का परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि यह राज्य का अनिवार्य गुण है। किसी राज्य के द्वारा संप्रभुता का परित्याग यदि किया जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का परित्याग नहीं कर सकता। इसलिए संप्रभुता को राज्य रूपी शरीर की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। छठा लक्षण है अविभाज्यता। संप्रभुता अखंड और अविभाजित होती है, इसे खंडित नहीं कर सकते। इसे खंडित और विकसित करने का अर्थ राज्य को समाप्त करना ही होगा। खंडित अथवा विघटित, विघटित मतलब भी तोड़ना। ऑस्टिन ने अपने एकलवादी सिद्धांत में संप्रभुता के इसी अविभाज्य स्वरूप का समर्थन किया है। विलोबी का भी कहना है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी राज्य का विभाजन भी संप्रभुता के विभाजन का प्रतीक नहीं है, क्योंकि विभाजन के बाद जो भी नया राज्य अस्तित्व में आता है उसकी संप्रभुता भी अखंड होती है। इसलिए कैलन का कहना है कि संप्रभुता समग्र वस्तु है, उसका विभाजन करने का अर्थ उस राज्य को नष्ट करना है। 7वां लक्षण है अनन्यता। राज्य में संप्रभुता की स्थिति अनन्य होती है, अर्थात इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। अर्थात एक राज्य में केवल एक ही प्रभुत्व शक्ति हो सकती है, जो वैधानिक रूप से जनता को आदेश की अनुपालना हेतु आदेश दे सकती है। एक से अधिक संप्रभु होने पर राज्य की एकता भंग हो जाएगी।